दोस्तों नमस्कार। मैं लोकनाथ सिंह बोकारो झारखंड से। दोस्तों मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, इस परिस्थिति के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आज पूरा देश कोरोना के महामारी से जूझ रहा है और इस कोरोना महामारी के अफरा तफरी में हमारे देश के बहुत सारे भाई बहन, बेटे बेटियां इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मौत के मुंह में समा गए। ये बहुत दुखद बात है। तो हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हम इनके जीवन को नहीं बचा सकते थे? क्या हमारी सरकार इनके जीवन को नहीं बचा सकती थी? तो मैं किसी खास राजनीतिक दल का या किसी सरकार का मैं किसी का आलोचना नहीं करूँगा, और जो कुछ भी मैं रख रहा हूँ ये मेरी व्यक्तिगत राय है और किसी राजनीतिक विचारधारा या किसी दल से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है जो मैं रख रहा हूँ। दोस्तों आज ऐसा माहौल पूरे देश में छा गया था और अभी भी पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं है। अभी भी वो भय जो है व्याप्त है, मंडरा रहा है। आपने देखा होगा कि एक ऑक्सीजन के कमी की वजह से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के बिना मौत के मुंह में समा गए। बहुतों के पास पॉकेट में पैसा था, पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे इलाज के लिए, लेकिन पैसा खर्च करने के बावजूद भी उन्हें बेड नहीं मिल रहा था। इलाज के अभाव में वैसे लोग भी मर गए। बहुत से ऐसे पेशेंट हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुँचे, इमरजेंसी था, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसे लोगों को कहा गया कि पहले आप कोरोना का टेस्ट करा के लिए आइए, उसके बाद इलाज शुरू होगी। और इसी क्रम में बहुत सारे बच्चे बच्चियां मौत के मुंह में समा गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतने सारे लोग मर गए? मैं समझता हूँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं किसी सरकार का आलोचना नहीं करता हूँ और निष्पक्ष रूप से जो मेरे समझ में आ रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो मैं आपके बीच रख रहा हूँ। सही है या गलत है मेरे विचार, आप विचार करेंगे। मैं एक चीज़ ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मान लेते हैं अभी तो केंद्र में भाजपा का हुकूमत है, भाजपा का सत्ता है, लेकिन देश को आज़ाद हुए लगभग 73 वर्षों से अधिक हो रहे हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1947 से आज 2021 चल रहा है। इतने समय में आज तक किसी सरकार ने सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त क्यों नहीं किया? मेरा ये प्रश्न है। अगर सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त किया हुआ होता, हमारे देश के सभी सरकारी अस्पताल वो दुरुस्त होते, वहाँ दवा, डॉक्टर, नर्स, सेवा देने वाले स्टाफ
सारे काफ़ी संख्या में होते और दवा की कमी नहीं होती, साधन की कमी नहीं होती, अगर इस तरह से 1947 से लेकर आज तक की सरकारों ने हमारे सरकारी अस्पतालों पर ध्यान दिया होता, तो शायद मुझे लगता है कि जो बहुत सारे हम अपने भाई बहनों को, बेटे बेटियों को कोरोना के मुंह में जाने से रोक सकते थे। आज सरकारी अस्पतालों का हालत आप देख रहे हैं, चाहे किसी राज्य का हो या कोई भी सरकारी अस्पताल हो, कहीं भी पूरे देश भर में ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ झारखंड में यहाँ रिम्स हॉस्पिटल है, सरकार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो लोग बरामदा में बेड के अभाव में पड़े रहते हैं। वहीं पर सलाइन चल रहा है, वहीं पर ब्लड चल रहा है, वहीं उनको टेबलेट दिया जा रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। बेड के अभाव में लोग बरामदा में पड़े रहते हैं। और ऐसी हालत में मुझे भी एक साथी को ट्रीटमेंट के लिए वहाँ ले जाने का मौका मिला, रिम्स हॉस्पिटल में, न्यूरो विभाग में, और मैं 2 या 3 रात वहाँ मुझे रहने का मौका मिला और मेरे एक साथी थे, उनके साथ रहा। लेकिन इस 2-3 रात के दरमियान ही मुझे लगा कि कहीं अगर नरक होता होगा तो इससे बदतर नरक नहीं हो सकता। अगर कहीं नरक होगा तो यही है नरक। इसलिए मैं ये शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात की बहुत अफसोस है कि जिस साथी को मैंने ट्रीटमेंट के लिए वहाँ ले गया, रिम्स हॉस्पिटल में, न्यूरो विभाग में, जिंदा लेके गया और वहाँ से डेड बॉडी लेके आया। ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन अंततः ऑक्सीजन के अभाव में मेरे साथी दम तोड़ दिए। उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है, हम उसे बचा नहीं सके। तो मेरा यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये सरकारी अस्पतालों का ऐसा हालत क्यों है? तो मैं समझता हूँ कि सरकारी अस्पतालों का हालत ऐसा इसलिए है कि हम जिन्हें चुनते हैं इन कामों को सुधारने के लिए, देश के बेहतरी के लिए, समाज के बेहतरी के लिए, हम देश भर में 5347 विधायक चुनते हैं, 545 सांसद चुनते हैं। तो इन लोगों का काम है, हमारे नेताओं का काम है कि देश की हालत को ठीक ठाक करना। लेकिन 1947 से लेकर अभी तक किसी सरकार ने सरकारी अस्पताल पर ध्यान नहीं दिया। और अगर सरकारी अस्पताल में ध्यान दिए होते तो ना तो ऑक्सीजन की कमी होती, ना बेड की कमी होती, ना दवा की कमी होती। लोग जाते और बेहतर स्वास्थ्य पा करके, स्वस्थ होकर के वहाँ से निकलते। लेकिन अब हमारे देश के नेताओं को इसकी क्या ज़रूरत है कि सरकारी अस्पताल को दुरुस्त किया जाए? क्योंकि हमारे देश के नेता जिनको हम चुनते हैं, अगर उनके बाल बच्चे बीमार पड़ेंगे या खुद बीमार पड़ेंगे तो उनको तो सरकारी अस्पताल में जाना है नहीं, वहाँ उनको ट्रीटमेंट कराना है नहीं। अगर कराना भी है तो देश के बड़े बड़े महंगे महंगे हॉस्पिटल जो खुले हुए हैं, जिसमें 5 स्टार का सुविधा है, बेहतर उसमें साधन है, वहाँ चले जाएंगे। उसमें 6 महीना लगे, 8 महीना लगे, साल भर लगे, ट्रीटमेंट करा के चले आएंगे।
उससे भी यदि बात नहीं बना, चले जाएंगे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, जहाँ बेहतर इलाज हो सकता है वहाँ से इलाज करा के चले आएंगे, क्या दिक्कत है। तो जब उनको वहाँ सरकारी अस्पताल में ना अपने बच्चों को इलाज कराना है, ना खुद को इलाज कराना है, तो वो क्यों सुधार करेंगे सरकारी अस्पतालों को। मैं समझता हूँ अगर सरकारी अस्पतालों को सुधारा जाता तो आज जो इतने असंख्य रूप से प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, मैं समझता हूँ ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुलता। आज ये प्राइवेट हॉस्पिटल खुलने से कौन मालामाल हो रहे हैं? जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले हुए हैं। आज सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, स्वास्थ्य योजनाएं, लेकिन इस योजना से आप इसका हिसाब किताब लगाएंगे तो गरीब को कितना अब इसका फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, आम जनता को कितना फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तो आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इसमें करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं इसी हॉस्पिटल के द्वारा। तो अगर ये सरकारी हॉस्पिटल इसको दुरुस्त किया हुआ होता तो मैं समझता हूँ इतने सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हैं शायद वो इतने संख्या में नहीं होते। और जिनके पास पैसा है वो तो किसी भी महंगे हॉस्पिटल में कहीं भी पैसा दे के इलाज करा सकते हैं, लेकिन आम जनता, आम गरीब गुरबा जिनके पास पैसे नहीं हैं, रोज़ कमाते हैं तो रोज़ खाते हैं, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? सरकारी अस्पताल के शरण में जाएंगे। सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो बाकी संसाधन वहाँ नहीं है। तो ऐसी हालत में निश्चित रूप से आम जनता का तो वहाँ से ट्रीटमेंट हो नहीं सकता है। अब वो दिन पता नहीं कब आएगा कि जब हम ये देखेंगे कि हमारे अस्पताल सुधरेंगे, और वो दिन कब आएगा जबकि हमारे विधायक के बाल बच्चे जहाँ इलाज वो कराएंगे, हमारे सांसद जहाँ इलाज कराएंगे, उनको जो सुविधा मिलेगी सेम वही सुविधा आम जनता को भी मिलेगी। ऐसा दिन कल्पना करते हैं, हो सकता है आने वाले समय में कोई सत्ता ऐसा है, कोई ऐसा सरकार आए, राज्य में आए या केंद्र में आए, तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद आने वाले समय में ऐसा कोई सत्ता देश की बागडोर को संभाले और देश के सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करे, उसको ठीक ठाक करे, व्यवस्थित करे, और सरकारी स्कूलों को भी व्यवस्थित करे। आज सरकारी स्कूलों का भी स्थिति बहुत ख़राब है। दिनों दिन सरकारी स्कूलों जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों का संख्या बढ़ रहा है। उसके पीछे भी कारण यही है कि वहाँ सरकारी स्कूल में ना तो हमारे ज़िले के, देश के जितने भी डीसी हैं, एसडीओ हैं, एसपी हैं, सीओ, बीडीओ, जज हैं, डॉक्टर्स हैं, इनके बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे कौन? किनके बच्चे पढ़ेंगे? गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे जो हर तरह से लाचार हैं, वैसे बच्चे उसमें पढ़ेंगे। और गरीब के पास सरकारी स्कूल जाने की सिवाय प्राइवेट में जाने का उनके पास हैसियत नहीं है, इसलिए वो जा नहीं पाएंगे। तो जब तक सरकारी स्कूलों में सरकारी अधिकारी, जज, एसडीओ, एसपी, डीसी, डॉक्टर, सारे सरकारी अधिकारियों के बच्चे जब तक सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, हमारे नेता के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे,
तब तक सरकारी स्कूलों का दुर्दशा इसी तरह चलेगा और धीरे धीरे ऐसी हालत हो जाएगी कि मजदूर को गुलामी करने की सिवाय उसके पास और कुछ बचेगा नहीं। ये देश की जनता को, जागरूक जनता को सोचना है हम किस सरकार को चुने और कौन ये काम को ऐसा कर सकता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी तक जिनको हम चुनते आए हैं ये लोग गड़बड़ है, तो क्यों ना एक बार पूरे टीम को ही बदल दिया जाए। तो टीम को भी बदल दिया जाता है। कभी देश की जनता ये सोचती है कि नहीं, ये सरकार जो है बहुत दिनों से शासन में रही है और इसने ऐसा काम नहीं कर पाया, क्यों ना अब इसका सत्ता को हटा दिया जाए और सत्ता में दूसरी राजनीतिक दल को लाई जाए तो शायद सुधर जाए। वो भी करके देखा, लेकिन मामला जो है जहाँ है वहीं है। आम जनता का समस्या दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो कारण क्या है? कारण कुछ ना कुछ तो है। तो मैं समझता हूँ दरअसल बात ये है कि एक छोटी सी बात है, कफन बेचने वाले का घर का चूल्हा तब जलता है जब लोग मरते हैं। डॉक्टर साहब के घर का चूल्हा तब जलता है जब लोग बीमार पड़ते हैं। वकील साहब का घर का चूल्हा तब जलता है जब देश में, इलाके में क्राइम बढ़ता है। तो क्या इसके लिए वकील साहब दोषी हैं, डॉक्टर साहब दोषी हैं या कफन बेचने वाला दोषी है? नहीं मेरे भाई, ये लोग दोषी नहीं हैं। दोष किसमें है? दोष हमारे व्यवस्था में है, हमारे सिस्टम में है। इस सिस्टम को अगर हम नहीं समझेंगे और इस सिस्टम में हम बदलाव नहीं करेंगे, सिस्टम को नहीं बदलेंगे, तो हमारी समस्याएं दिनों दिन बढ़ते जाएंगी, ख़त्म होने वाली नहीं है। अब जैसे इस सिस्टम को यदि हम छोटे से उदाहरण देके समझना चाहते हैं, मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में एक आटा चक्की उसने रखा है और उस आटा चक्की में सालों साल से ऑपरेटर रखा हुआ है और उसमें से आटा पीस के निकल रहा है। अब आटा चक्की के मालिक के मन में आया कि भाई बहुत सालों साल से हमने इसमें आटा पीसा है, अब इसमें आटा पीसना नहीं है, अब इसमें तेल निकलना है, तेल निकालना चाहिए। उसने ऑपरेटर को आदेश दिया, कहा कि भैया एक काम करो, अब इसमें तुम आटा मत निकालो, इसमें से आप तेल पेरो, तेल पेर के निकालो। अब ऑपरेटर बोलता है, मालिक इसमें से तेल नहीं निकल सकता है, इसमें आटा ही निकलेगा। उसने ऑपरेटर को हटा दिया और फिर उसमें दूसरा ऑपरेटर को आटा चक्की के मालिक ने बैठा दिया, बहाल किया। फिर वो भी उसको चालू किया, उसमें फिर आटा ही निकल रहा है और तेल नहीं निकल रहा है। तो अब सवाल है कि क्या उसमें उस आटा चक्की से तेल निकल सकता है? कभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसमें जो सिस्टम लगा हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है, जो उसमें कल पुर्जे लगे हुए हैं, वो है आटा पीसने का। अगर आटा चक्की के मालिक को उसमें से आटा की जगह तेल निकालना है तो उसके अंदर जो सिस्टम है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको बदलना होगा। उसमें जो कल पुर्जे लगे हुए हैं आटा पीसने के, उसको निकाल करके उसमें तेल पेरने वाला जो कल पुर्जा है उसको फिट करना होगा, मॉडिफाई कर देना होगा। उसके बाद कोई भी उसमें ऑपरेटर जो मशीन चलाना जानता हो उसको बैठा दीजिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, कोई भी हो। उसके बाद उसमें से कभी भी आटा नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा तो उसमें से तेल ही निकलेगा।
इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। तो हम इस सिस्टम को क्या करते हैं, हम कभी कभी पूरे नेताओं का टीम को बदल देते हैं, कभी कभी पूरे राजनीतिक दल को बदल देते हैं, कभी कभी हम प्रधानमंत्री बदल देते हैं, लेकिन सिस्टम जस के तस रह जाता है। तो जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होगा तो हमारी समस्याएं बढ़ते जाएंगी। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमें इस बात को सोचना है कि इस व्यवस्था को बदलने वाले कौन लोग हैं और कौन इस व्यवस्था को बचाने वाले लोग हैं। इसमें हमें फ़र्क करना पड़ेगा। अगर समझ में आ जाए कि यही लोग हैं जो इस व्यवस्था को बदल सकते हैं और इनका लक्ष्य है इस व्यवस्था को बदलना, तो निश्चित रूप से वैसे राजनीतिक दल को पहचानिए और उसके साथ जुड़िए और इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई में शामिल होइए। तभी हम सब का कल्याण होगा और हम खुशहाल होंगे और हमारा समाज, हमारा देश तरक्की करेगा और सभी कोई को योग्यता के अनुसार हर व्यक्ति को काम मिलेगा और आवश्यकता के अनुसार हर व्यक्ति को सामान का, वस्तु का आपूर्ति होगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।